Hello aspirants, let's unlock philosophical thinkers. अनलॉक जीएस एकेडमी की इस फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज में पहले हमने सोक्रेटिस के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले आई रिकमेंड कि सोक्रेटिस की वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें हैं जो आज इस सेशन में यूज होने वाली हैं। तो प्लेटो कहते थे कि बिगनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो को हम फर्स्ट रियल पॉलिटिकल फिलोसफर भी कहते थे। इसका क्या रीज़न है उसको जानने से पहले थोड़ा प्लेटो की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो का टाइम है अराउंड 427 बीसी से 347 बीसी तक। इसमें एंशियंट ग्रीक, जिसको हम एथेंस भी बोलते हैं, वहाँ पे पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी जिसका टाइम है अराउंड 431 बीसी से 404 बीसी तक। तो इस समय पे प्लेटो मौजूद थे। अब इस समय पे इस वॉर के चलते एथेंस की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ गई थी और जिसके चलते एथेंस की नोबल फैमिलीज में एक तरह की पॉलिटिकल वॉर भी हुई। हर तरह से अलग अलग इंडिविजुअल अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करने में लगे थे। इनमें से एक प्लेटो की फैमिली भी थी। तो प्लेटो की फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोगों ने स्टैब्लिश करी ओलिगार्की कुछ एक साल के लिए। तो इससे पता चलता है कि प्लेटो जो थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। एरिस्टोक्रेटिक मतलब हो गया एक हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जिनके पास पुरखों से टाइटल चले आ रहे हैं, वो होता है एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। बट प्लेटो को पॉलिटिक्स में कम इंटरेस्ट था। बाकी वो तो पॉलिटिकल को डिस्पाइज करते थे। उनका झुकाव फिलॉसफी की तरफ था। सोक्रेटिस के स्टूडेंट होते हुए प्लेटो ने फिलॉसफी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। इन दो इन्फ्लुएंसेस के चलते फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस सोक्रेटिस की तरफ से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फैमिली की तरफ से। तो इसके चलते वो फर्स्ट रियल पॉलिटिकल फिलोसफर बने, जो कि अनइंटेंशनली था ऑफ कोर्स। इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में काफ़ी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एथिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी। इनके एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उनको एथेंस की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करनी थी। उनकी मन था, उनकी काफ़ी इच्छा थी कि उनकी पॉलिटिकल एथेंस की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चेंज हो। इसके चलते उन्होंने एक अपनी स्कूल भी खोली जिसका नाम उन्होंने एकेडमी रखा था। आज भी हम बहुत सारे थ्योरेटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एकेडमी के नाम से बुलाते हैं। तो उसका जो ओरिजिन था वो यहीं से ही था। अब इनके डायलॉग सीरीज में बहुत फेमस बुक है द रिपब्लिक, जो मोस्टली जस्टिस के बारे में है। इस बुक में बाकी और भी एस्पेक्ट्स हैं एक स्टेट के बारे में जो हम हमें बताए गए हैं, जैसे कि आइडियल स्टेट क्या होता है, जस्टिस तो है ही ऑफ कोर्स, डिवीजन ऑफ लेबर, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट, और उनसे रिलेटेड काफ़ी क्रिटिसिजम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। द रिपब्लिक से जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रिपब्लिक जस्टिस के बारे में है। इसमें सब कुछ कवर होता है कि जस्टिस क्या है, क्या ये इंडिविजुअल और स्टेट के लिए ठीक एस्पेक्ट है, एंड और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस। तो जो थिंकर्स थे उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि हम कैसे ये बोल सकते हैं कि करंट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनजस्ट हैं, अगर हमें यही नहीं पता कि जस्टिस क्या है। तो उनका बेसिक क्वेश्चन ये था कि जस्टिस क्या है। तो प्लेटो बात करते हैं एक आइडियल स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने की, एक स्केल जिसमें हमें एक स्टेट की करंट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को जज कर सकें। अब क्योंकि ये डेरिवेशन रिपब्लिक से है तो रिपब्लिक को यूटोपियन वर्क भी बोलते हैं। यूटोपियन
इसका मतलब ये है कि ऐसे सिचुएशन जिसमें हमेशा सब कुछ परफेक्ट हो, इसलिए जस्टिस को भी आइडियल बोला गया है। इस बुक में एक आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश की गई है जिसमें परफेक्ट जस्टिस एग्जिस्ट करता हो। कुछ कुछ डिस्कशंस एंड ओपिनियंस के बाद थिंकर्स में ये कंक्लूड होता है कि जस्टिस एक ग्रेटेस्ट गुड है जो रीच कर सकते हैं लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के मेंबर्स अपने स्टेट लेवल पे। ये सारे डिस्कशन डायलेक्टिक मेथड से होते हैं। अब डायलेक्टिक आपको पता है, सोक्रेटिस की अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें ये एज्यूम करा गया है कि जस्टिस एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है और वो चेंजिंग रियलिटी का बेस बनाती है। अब रिपब्लिक में जैसे प्लेटो आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, बट वो अवेयर रहते हैं कि स्टेट में प्रैक्टिकल लेवल पे क्या पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस चलती हैं। इसलिए डिस्कशंस के थ्रू सोक्रेटिस या प्लेटो, क्योंकि बुक्स प्लेटो ने नहीं लिखी है, इनजस्टिस को डिफाइन करते हैं, जिससे ये स्टैब्लिश होता है कि जस्टिस क्या क्या नहीं है। जस्टिस के बारे में और भी इंटरप्रिटेशंस हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब क्योंकि जो पॉलिटिकल या प्रैक्टिकल में जो हो रहा है स्टेट में वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, तो थिंकर्स एक और क्वेश्चन पोज करते हैं कि हम ये कैसे मान लें कि जस्टिस जो है वो सुपीरियर है इनजस्टिस से, क्योंकि इनजस्टिस तो प्रोमिनेंट है सोसाइटी में उस वक्त। तो यहाँ पे एक साइड नोट हम ये दे सकते हैं कि इनजस्टिस का मतलब वो सारी चीज़ें हैं कि जो करंट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस में चल रही हैं, जैसे कि मर्डर्स हो गए या किलिंग्स हो गए या पावर के लिए हंगर हो गई या फिर झूठ बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है स्टेट में कुछ चीज़ों को लेके, तो इन सबको इनजस्टिस की कैटेगरी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्लेटो कहते हैं कि पहले जस्टिस स्टेट के लेवल पे देख लेते हैं, फिर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल के जस्टिस की कंडीशन स्टेट के जस्टिस के कंडीशन से पता चल सकती है। इसी से रिलेटेड ये फेमस कोट जो प्लेटो बोलते हैं, स्टेट इज सिंपली मैन रिट लार्ज। ये यूपीएससी के एग्जाम में आया है कई बार ये वाली कोट। तो प्लेटो कहते हैं कि इजी होगा अगर हम लार्जर पिक्चर पहले देखें और फिर जो भी लर्न किया है उसको स्मॉलर लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई करें। इस अजम्पशन के चलते ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लेटो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक जस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर जस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक जस्ट इंडिविजुअल सिमिलर हैं। ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल के एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, मतलब इंडिविजुअल के जो एथिकल हैं, एथिक्स हैं, वो सोसाइटी लेवल के पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के भी सिमिलर हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम सब्सटेंस से ही बने हैं। अब मेंशन हुआ जस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको जस्ट स्टेट भी कहते हैं। तो क्या होता है ये जस्ट स्टेट? इसको ये कह सकते हैं कि जस्ट स्टेट वो है जिसमें एक एथिकल कंसिडरेशन होते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे एथिकल वैल्यूज है और स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट हो सकती हैं, तो उसे हम जस्ट स्टेट कहते हैं। अब क्योंकि प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं, वो सोक्रेटिस कहते हैं कि स्टेट इज नेसेसरी। आप पुरानी सोक्रेटिस की वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको रेफर कर सकते हैं। तो प्लेटो आगे कहते हैं क्योंकि स्टेट ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए, तो वो जस्ट स्टेट हो। तो क्योंकि स्टेट ज़रूरी है तो उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक ऑर्डर होना ज़रूरी है। इस ऑर्डर को प्लेटो डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से बोलते हैं। आप ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम बॉटम से आप चलते हैं
तो इसमें फर्स्ट क्लास जो है वो आर्टिजान्स की है, या वर्कर्स भी कहते हैं, जो इकोनॉमिक फंक्शन फुलफिल करती है। सेकंड क्लास जो है वो सोल्जर्स की है, जो मिलिट्री फंक्शन फुलफिल करती है, जिसका मतलब डिफेंस हो गया और स्टेट सिक्योरिटी हो गया। और थर्ड क्लास जो है वो रूलरशिप मेंटेन करती है, जैसे कि पॉलिसी या फिर डिसीजन मेकिंग। तो ये है तीन क्लासेस, जिनमें से रूलर क्लास जो है वो सोल्जर्स से आती है। वो ये सोल्जर होते हैं जिनको रूल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक रूलर बनता है और बाकी सब ऑक्सिलरीज होते हैं, जो पॉलिसीज और डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं स्टेट में। तो ये जो फर्स्ट अपर दो आप ले सकते हैं, इसमें से ही सोल्जर्स में से एक रूलर निकलता है, और ये दोनों मिला के हम गार्डियंस बोलते हैं। अब गार्डियंस में है एक रूलर और उसके अंडर सारे ऑक्सिलरीज। फिर नेक्स्ट बात ये आती है कि कौन कौन इंडिविजुअल इन तीन कैटेगरी में फिट होगा। बेसिकली वर्च्यू क्या है और इन सब की क्लासेस का। प्लेटो कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को अपने स्किल सेट या वर्च्यू या प्रोमिनेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, और लोग वही काम करेंगे जिसमें उनका स्किल सेट होगा। तो ये जो ईच क्लास ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, उसमें स्किल सेट, वर्च्यू और क्वालिटी की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर आप में एपेटाइट ज़्यादा है और आप चीज़ों को कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो इकोनॉमिक फंक्शन में जाएगा और वो वर्किंग क्लास होगा। और जिसमें पैशन होगा या स्पिरिटेड होगा कोई इंडिविजुअल, वो सोल्जर क्लास में जाएगा। और अगर किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो वो रूरल क्लास में जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक इंडिविजुअल की जो भी ये वर्च्यू या क्वालिटी है वो डेवलप्ड होनी चाहिए टू मेंटेन दिस डिवीजन ऑफ लेबर। अगर ये डेवलप्ड नहीं है, जैसे एपिटेटिव क्वालिटी या फिर स्पिरिटेड पैशन या फिर रेशनल जो है किसी इंसान का, इंडिविजुअल का, वो डेवलप्ड नहीं है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा वीक हो जाता है। और अगर ये मेंटेन रहेगा और तभी डिवीजन ऑफ लेबर बना रहेगा, और तभी ही सोसाइटी एक जस्ट स्टेट होगी। अब वर्किंग क्लास में टेम्परेंस होना चाहिए, मॉडरेशन जिसे लिखा है, इसको हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। ये डेवलप होगा किसी इंडिविजुअल में एपेटाइट के साथ साथ, तभी एक डिवीजन ऑफ लेबर मेंटेन रहेगा। सोल्जर्स में सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ करेज भी होना चाहिए, और रूलर्स में सेल्फ कंट्रोल और करेज के साथ साथ विजडम भी होना चाहिए। तो हम इसको डिवीजन ऑफ वर्च्यू भी कह सकते हैं, जिसमें सुपीरियर रोल उसका होगा जिसके पास सुपीरियर वर्च्यू होगी। इसमें सबसे सुपीरियर रोल रूलर को दिया है जिसके पास विजडम है, क्योंकि हम इसे भी रिलेट कर सकते हैं, जिससे सॉक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज थी, वो विजडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट में जस्ट स्टेट वो है जिसमें रूलर एक फिलोसोफर हो। तो इसमें हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जस्टिस एक स्टेट में अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक वर्च्यू है, जो तब आती है जब फिलोसोफर रूल होता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे मेंटेन रखें, जो कि एक पॉलिटिकल नॉलेज है बेसिकली। और पॉलिटिकल जस्टिस है कि एक प्रॉपर ऑर्डरिंग हो वर्च्यूज की पूरे स्टेट में, और उसमें एक हार्मनी मेंटेन हो
और कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। अब एक और क्वेश्चन उठा कि फिलोसोफर तो रूल ही नहीं करना चाहते, उनको पावर की डिजायर ही नहीं है, तो कोई भी आके इलीगली स्टेट को सीज करे तो, या फिर कोई डिक्टेटर या एक पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म हो जाए, तो कैसे अश्योर करें कि फिलोसोफर रूल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए प्लेटो ने एक रूलर सिलेक्शन का एक सिस्टम दिया है, एक एलैबोरेट सिस्टम है, जिसमें था कि कोई भी चाइल्ड कोई भी जेंडर या क्लास से हो रूलर बन सकता है अगर उसमें ये फिलोसफिकल ट्रूथ जानने की कैपेबिलिटीज दिखाई देती हैं ड्यूरिंग एजुकेशन ईयर्स। तो एजुकेशन ईयर्स में अगर उसके पास में पता चले कि फिलोसफिकल ट्रूथ जानने की कैपेबिलिटीज हैं या फिर इच्छा रखती है, तो उसको फिलोसोफर बन सकता है, रूलर बन सकता है। अभी यहाँ पे एक साइड नोट आता है कि इस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि उन्होंने कोई जेंडर या क्लास मेंशन नहीं करी है, तो इस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे की वजह से प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोलते हैं, और उनके क्रिटिक्स उनको एक्सीडेंटल फर्स्ट फेमिनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पहले सोसाइटी की बुक्स में जब एज्यूम किया जाता है कि स्टेट अफेयर्स में मेन के ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और वुमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसको अश्योर करने के लिए कि फिलोसफर रूल रहे और करप्ट सिस्टम ना बन जाए, प्लेटो ने सोसाइटी को कम्युनिस्ट प्रिंसिपल पर बनाने की बात करी है। उसको प्लेटो कम्युनिज्म भी कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के रिलेटेड नहीं है, बट हल्का बहुत उससे मेल खाता है। प्लेटो कहते हैं यहाँ पे कि एक सिस्टम हो जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, और वो ऐसे इंश्योर होगी कि रूलर और जो गार्जियन क्लास है, जो ऑक्सिलरी और रूलर को बना के मिला के बनती है, उसमें कोई डिज़ायर ना हो। तो इससे ये कम्युनिज्म का एक प्रपोजल देते हैं। कम्युनिज्म मतलब सारी प्रॉपर्टी जो है स्टेट की, वो स्टेट ओन करता है और हर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है ये प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, और सबका उतना ही मिलता है जितना जिस टाइम पे ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी प्राइवेटली होल्ड नहीं कर सकता। तो प्लेटो का कहना था कि जो गार्जियंस हैं, जिसमें हमारे आते हैं रूलर्स प्लस ऑक्सिलरीज, जो कि रूलर के पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे और उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई प्राइवेट फैमिली होल्ड नहीं करेंगे, ना ही मैरिज अलाउंस होगी। वो रिलेशनशिप रख सकते हैं, बट उस सिचुएशन से जो भी ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड होगा वो स्टेट रेज करेगा। मतलब उसका रहना, खाना पीना, एजुकेशन जब है, जो कुछ भी है, वो चाइल्ड, वो सब स्टेट स्पॉन्सर या स्टेट ही देगा। उस चाइल्ड को नहीं पता होगा कि उसके फादर या मदर कौन है, और वो स्टेट को अपनी फैमिली मानेगा। वर्किंग क्लास के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट फैमिली रख सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं स्टेट में। ये था प्लेटोस कम्युनिज्म और इन जनरल प्लेटो की कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। आज हम आइडियल स्टेट के बारे में जाना, हमने जस्टिस के बारे में जाना, हमने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जाना, हमने फिलोसोफर किंग के बारे में जाना, और कम्युनिज्म, जो प्लेटो की कम्युनिज्म है, उसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ
एजुकेशन के बारे में और उसके थॉट्स ऑन डिक्लाइन ऑफ स्टेट, और इनकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्रिटिसिजम्स रहे हैं वो भी थोड़े से हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।